जी, तो अब हम एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस कैसे बनती हैं और चाइल्ड क्लासेस कैसे बनती हैं, एब्स्ट्रैक्ट मेथड कैसे बनते हैं, ओवरराइड करना उनका लाजमी होता है कैसे, वो करके और फिर देखते हैं इसकी एक एग्जांपल। फिलहाल हमारी एक शेप क्लास है, नॉर्मल क्लास है, और मैं चाहूँ तो क्या कहते हैं अपना इसका एक ऑब्जेक्ट ऐसे बना सकता हूँ, शेप एस टू न्यू शेप। ठीक है, तो ये हमारा क्या कहते हैं अपना बन जाएगा। एक सेकेंड से इसमें सॉरी, हमारा नॉर्मल कंस्ट्रक्टर है, इसको हमने कॉल किया ये। अच्छा अभी हम देखते हैं कि जाके मैं और कुछ भी नहीं करता, इस शेप क्लास के अंदर दो डेटा मेंबर्स हैं, दो कंस्ट्रक्टर हैं, एक डिफॉल्ट एक पैरामीटराइज, फिर ये इसकी प्रॉपर्टीज हैं कलर की और फील्ड की, और ये इसमें जो है वो एक मेथड है जो कि प्रिंट का है, और ये देखें इसकी डेफिनेशन साथ हुई भी है। वर्चुअल है या नहीं है ये तो आगे की इनहेरिटेंस की बात आएगी कि इसने ओवरराइड होना है या नहीं होना, लेकिन ये आप देखें कॉन्क्रीट बहरहाल है ये, इसके अंदर इसकी डेफिनेशन हमने दी है। अब मैं जाके यहाँ पे करता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, इसको सिंपल मैं ये करता हूँ कि एब्स्ट्रैक्ट कर देता हूँ। इस क्लास के अंदर कोई चेंज नहीं है, इसका मतलब है कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड कंस्ट्रक्टर्स भी हो सकते हैं, प्रॉपर्टीज भी हो सकते हैं, डेटा मेंबर भी हो सकते हैं, कंप्लीट मेथड भी हो सकता है। ठीक है जी। अच्छा, अब इसके अंदर मैं दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी बना देता हूँ, फिलहाल जरूरत नहीं है इसकी, लेकिन इधर अगर आप देखेंगे तो एरर आना शुरू हो गया। कैन नॉट क्रिएट एन इंस्टेंस ऑफ द एब्स्ट्रैक्ट टाइप और इंटरफेस, ये एब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया जा सकता, इंस्टेंस मतलब ऑब्जेक्ट। अच्छा, इसको तो हम कर देते हैं यहाँ से खत्म। अच्छा, और अगर मैं इसका सिर्फ रेफरेंस बनाता हूँ तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आ रही। अब मैं इसमें, अब ये मेरी मर्जी है क्योंकि मेरा जो मेरी रिक्वायरमेंट्स ऐसी है कि मुझे इस शेप क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी देना है। दो मेथड्स, एक एरिया का जो हमें एरिया रिटर्न करेगा, और पैरामीटर इसका ये लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स कुछ नहीं दे रहे उसकी, क्योंकि उसने अपनी खुद कैलकुलेशन करनी है, बाहर से कुछ नहीं लेना। तो ये देखें कि नॉर्मल मेथड हम ऐसे डिक्लेयर करते थे और साथ इसकी बॉडी देते थे, जबकि यहाँ पे हमने क्या किया है, ये जो एरर आ रहा है ये कह रहा है कि क्योंकि इसकी रिटर्न टाइप है तो आप कोई ना कोई वैल्यू रिटर्न भी करवाइए। ठीक है, लेकिन अगर मैं इसको भी कर देता हूँ एब्स्ट्रैक्ट, तो फिर अगर मैं इसकी डेफिनेशन नहीं देता तो मुझे इसके साथ यहाँ पे जाके लिखना पड़ेगा एब्स्ट्रैक्ट। अब ये एब्स्ट्रैक्ट मेथड बन गया। इसी तरह मैं एक और एब्स्ट्रैक्ट मेथड बनाता हूँ जो कि इसका नाम है पैरामीटर। पैरामीटर आपको पता है एरिया पैरामीटर में क्या फर्क है कि एरिया उसके इंटरनल एरिया कवर्ड बाय द शेप उसको कवर करता है, जबकि पैरामीटर जो है वो बाउंड्री की लेंथ होती है। तो ये दोनों एब्स्ट्रैक्ट मेथड है। अब इस क्लास के अंदर कंस्ट्रक्टर भी हैं, डेटा मेंबर्स भी हैं, प्रॉपर्टीज भी हैं, पब्लिक प्रॉपर्टीज, उसके अलावा जो है इसके अंदर दो एब्स्ट्रैक्ट मेथड और एक कंक्रीट मेथड है। अच्छा, अब मैं आता हूँ इसकी चाइल्ड क्लास में, ये है एब्स्ट्रैक्ट क्लास। अब मैं इसकी चाइल्ड क्लास में आता हूँ, सर्कल। मैंने लिखा क्लास सर्कल। अगर सर्कल क्लास एब्स्ट्रैक्ट नहीं है ना, उसके शुरू में सर्कल क्लास के शुरू में एब्स्ट्रैक्ट नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, तो फिर इसका मतलब है सर्कल क्लास क्या है, सर्कल क्लास कंक्रीट क्लास है। उसको हमने इनहेरिट किया शेप से, शेप है एब्स्ट्रैक्ट। अब देखें ये एरर दे रहा है कि सर्कल डज नॉट इंप्लीमेंट इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड। शेप क्लास का पैरामीटर और पेरीमीटर जो है, और इसी तरह शेप क्लास का एरिया जो है वो इनको इंप्लीमेंट नहीं कर रहा। और क्योंकि सर्कल को मैंने एब्स्ट्रैक्ट नहीं किया, तो अब सर्कल क्लास को लाजमी है कि वो शेप के एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स को ओवरराइड करे। देखिए तीसरा वाला जो है ना, जो तीसरा मेथड था,
जो कॉन्क्रीट मेथड था ये प्रिंट, इसको चॉइस है, मैं करना चाहूँ तो ओवरराइड करूँ, ना करना चाहूँ तो ना करूँ। करने को कर सकता हूँ लेकिन लाजमी नहीं है। कंपल्शन जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स के लिए है, अगर सर्कल खुद एब्स्ट्रैक्ट नहीं है क्योंकि सर्कल का फिर ऑब्जेक्ट बन सकता है। तो इसको हम ओवरराइड करते हैं। अब कैसे? वही जो डेफिनेशन है ना, आपको ये याद रखना चाहिए कि उनको क्या कहते हैं, अपना उसका नाम क्या है और उसके लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स क्या है। तो ये सर्कल क्लास में आके हम उन मेथड्स को लिख लेते हैं। बाकी मैंने उसकी जो ये है एक्सेस स्पेसिफायर है और रिटर्न टाइप, ऑल्दो कि ये पार्ट नहीं होता सिग्नेचर का, लेकिन नॉर्मली जो है जब तक कोई बहुत खास कोई रीजन पीछे ना हो आप इनको चेंज नहीं करते। मतलब ये रिटर्न टाइप जो पेरेंट में है वो सिग्नेचर का हिस्सा नहीं होती है, ठीक है। यानी ये चेंज कर सकते हैं हम, ये जो नाम और लिस्ट ऑफ आर्ग्यूमेंट्स है ना वो सेम होनी चाहिए। तो ये जो है, लेकिन इसके पीछे कोई रीजन होनी चाहिए अगर ये चेंज करनी है, अदरवाइज ऐसे नहीं। तो अब ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे यहाँ पे। अब यहाँ हम इनको ओवरराइड कर रहे हैं तो यहाँ पे ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं होंगे। अच्छा, फिलहाल हम इसमें से रिटर्न 0.0 कर देते हैं दोनों में, और इसमें भी हम रिटर्न 0.0 कर देते हैं। और सॉरी ये नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और ये पेरेंट में भी है, तो इसका जो ओवरराइडिंग का तरीका है उसमें ओवरराइड का कीवर्ड भी आता है। अदरवाइज आपको लास्ट सेक्शन में हम बता चुके हैं कि ओवरराइडिंग और मेथड हाइडिंग में क्या फर्क है। तो ओवरराइड अगर आप करें तो ओवरराइड का कीवर्ड भी आप रिटर्न टाइप से पहले लिखेंगे, चाहे एब्स्ट्रैक्ट मेथड को करें या कंक्रीट मेथड को करें। अब एरिया, अब हमने ये कर दिया, इधर ये एरर जो आ रहा था कि डज नॉट इंप्लीमेंट द इनहेरिटेड एब्स्ट्रैक्ट मेथड, वो खत्म हो गया, ठीक है। अब एक्चुअली मैं एरिया की, अब यहाँ पे अब देखें, यहाँ शेप में ये एरिया और पेरीमीटर की डेफिनेशन इनकम्प्लीट थी, ठीक है, इनकी कोई बॉडी नहीं थी। लेकिन ये लाजमी था कि जो भी क्लास आगे आएगी जो कि ये कहलाए कि आई एम अ शेप, जैसे हम कहते हैं सर्कल इज अ शेप, रेक्टेंगल इज अ शेप, तो जो भी चाइल्ड बनेगी शेप की उसके लिए लाजमी है कि ये दो उसमें होने चाहिए। अब होने तो चाहिए लेकिन वो आगे उन करेगी क्या, एरिया होगा कैसे कैलकुलेट, किया उनके ऊपर छोड़ दिया। अब सर्कल का काम क्या है कि जनाब आप इसमें जो है वो रिटर्न करवा दें, सॉरी रिटर्न करवा दें आप इसमें से पाई आर स्क्वायर। तो मैथ डॉट पाई ये कांस्टेंट है, जो है हमारा क्या है पाई आर स्क्वायर। तो रेडियस को दो दफा या तो पावर 2 ले लें रेडियस की, पावर का फंक्शन यूज करके, या फिर आप क्या करें रेडियस पाई आर स्क्वायर, पाई इंटू आर स्क्वायर। इसी तरह जो पैरामीटर है वो होता है सर्कल का 2 इंटू पाई और 2 पाई इंटू आर रेडियस। आप वैसे यहाँ पे जो है वो ये आपका, अब ये अपने अपने तरीके से इन्होंने मतलब एरिया की और पैरामीटर की कैलकुलेशन दे दी। सिमिलरली आप रेक्टेंगल में आके, जब रेक्टेंगल को ये आप शेप का वो बना रहे हैं तो देखें यहाँ पे भी एरर आ रहा है वही वाला कि इसको भी लाजमी इंप्लीमेंट करना है। तो अब यही वाली चीज हम उठा के रेक्टेंगल में भी कर देते हैं। फर्क सिर्फ ये है कि रेक्टेंगल में हम उसको चेंज क्या करेंगे कि कैसे एरिया कैलकुलेट होना है। इसका मतलब है कि इन अ डिफरेंट मैनर। अब ये मैनर यहाँ पे इसका क्या है, एरिया इसका क्या होता है कि हम इसकी सॉरी लेंथ या दिस डॉट लेंथ स्पेसिफाई करने का मतलब ये है कि आप डेटा मेंबर्स को यूज कर रहे हैं। अदरवाइज भी डेटा मेंबर को ही रेफर करता है अगर इस नाम से कुछ और आपने इसके पैरामीटर में नहीं लिया हो। यानी लेंथ अगर यहाँ भी आ रही होती तो फिर दिस डॉट लेंथ करना जरूरी हो जाता है। तो दिस डॉट लेंथ इंटू दिस डॉट विड्थ, लेंथ इंटू विड्थ एरिया इसका, और जो इसका है ना जो पेरीमीटर होता है इसका बाउंड्री का, वो क्या होता है, सॉरी वो होता है हमारा 2 इंटू लेंथ प्लस विड्थ इंटू लेंथ प्लस विड्थ। तो
लेंथ और विड्थ जो है वो पहले प्लस होगी और फिर उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई होगी। ये ब्रैकेट इसलिए लगाए कि पहले ये प्लस हो और फिर बाद में ये मल्टीप्लाई हो। तो ये डिफरेंट मैनर में रेक्टेंगल एरिया और पैरामीटर को डिफरेंट मैनर में डिफाइन कर रहा है, सर्कल डिफरेंट मैनर में डिफाइन कर रहा है और शेप उनको सिर्फ डिक्लेयर कर रही है, डिफाइन नहीं कर रही। अब हम आते हैं अपने ऑब्जेक्ट बनाते हैं हम इसका सिंपल सर्कल का। और इसका हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर कॉल करेंगे। सर्कल में जो पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर है अगर वो आप जाके देखें तो वो 3 चीजें ले रहा है, हालांकि सर्कल में एक डेटा मेंबर है। और ये हम डिस्कस कर चुके हैं लास्ट लेक्चर के अंदर के जो हमारा सर्कल बन रहा है तो सर्कल तो कंप्लीट होता है, उसमें शेप की भी ऑब्जेक्ट बनता है। तो हम बाहर से सारी चीजें ले लें, कलर भी, फील्ड की प्रॉपर्टी भी, यानी जो पेरेंट के डेटा मेंबर्स हैं वो भी, और फिर उसका अपना डेटा मेंबर भी। और उसका अपना डेटा मेंबर तो हमने इधर कंस्ट्रक्टर के अंदर आके सेट करवा दिया। जो पेरेंट के है ना वो हम इधर पेरेंट का कंस्ट्रक्टर कॉल कर रहे हैं, पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर बेस। ये लास्ट लेक्चर के अंदर हम डिस्कस कर चुके हैं। तो ये चीज जो है अब यहाँ से आप देखें कि बेस क्लास यानी कि ये किस क्लास का, ये बता रहा है नीचे कि शेप क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल हो रहा है। शेप डॉट शेप यानी पहला शेप क्लास और आगे शेप मेथड का नाम है, यानी कंस्ट्रक्टर का नाम वही है जो कि क्लास का नाम है, और आगे 2 पैरामीटर। और ये शेप क्लास एब्स्ट्रैक्ट है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के आपको कंस्ट्रक्टर का पर्पस तो समझ आ गया। अब जब इसने सिर्फ होना ही चाइल्ड क्लासेस में से यूज है तो आप इसको पब्लिक रखना जरूरी नहीं है। अब आपके लिए आप चाहें तो इसको प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं, प्राइवेट नहीं कर सकते, प्रोटेक्टेड भी कर सकते हैं इसको। जब इसने होना ही चाइल्ड क्लास में से यूज है, कॉल होना है। इसी तरह जो इसका जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसके अंदर से भी मैंने डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर कॉल कर लिया। तो अब मैं आके यहाँ पर जो है सर्कल की फॉर एग्जांपल इसका कलर स्ट्रिंग में ब्लैक, और इस फील्ड की प्रॉपर्टी में ट्रू भेज देता हूँ, और रेडियस जो है इसका मैं वो 3.0। ये एक सर्कल बन गया। और इसी तरह आके हम एक रेक्टेंगल बनाते हैं। रेक्टेंगल का जो है वो कलर व्हाइट या ब्लू में देता हूँ, ट्रू फील्ड। और अब इसकी लेंथ और विड्थ देनी है तो लेंथ हम इसकी 2.0 और 3.0 देते हैं। ठीक है, वो एफ लगाना जरूरी नहीं है, सफिक्स, क्योंकि हमने इसको डबल डिफाइन किया है। अच्छा, अब पहले हमने सर्कल का ऑब्जेक्ट बन रहा है क्योंकि सर्कल एक कॉन्क्रीट क्लास है। सर्कल का मैं जो है वो प्रिंट का फंक्शन कॉल करता हूँ। और ये प्रिंट भी, ये जो शेप में भी प्रिंट था, वैसे शेप का प्रिंट था, लेकिन मैं सर्कल का प्रिंट जो है वो कर रहा हूँ। ठीक है, अभी इसको फिलहाल छोड़ दें। तो ये वाला कॉल होगा जिसमें वो क्या कर रहा है, रेडियस उसका और उसका एरिया और पैरामीटर जो है ना वो प्रिंट करवा रहे हैं। तो ये कंक्रीट को भी ओवरराइड कर रहा है, जबकि रेक्टेंगल जो है ना वो सिर्फ जो 2 एब्स्ट्रैक्ट मेथड से उनको ओवरराइड किया है, प्रिंट वाले को ओवरराइड नहीं किया। अच्छा, इसको अब हम इसका आउटपुट देखते हैं। ये देखें जी, रेडियस ऑफ सर्कल इज 3
एरिया इज दिस एंड पेरीमीटर इज दिस। अब इसको राउंड ऑफ करने के लिए अगर आपने 2 डिजिट्स तक करना है तो वो फॉर्मेटेड प्रिंट की आप यूज कर लेंगे। तो ये एरिया और पेरीमीटर जो है वो कैलकुलेट कर रहा है। अब इसको खुद कैलकुलेटर से भी करके देख सकते हैं कि 3 अगर है पाई की वैल्यू तो आपको पता है, और इसके साथ वो तो एक कांस्टेंट है, और इसके साथ ही आप 3 रेडियस के साथ कैलकुलेट करके देख लें। तो अगर आपने एक सर्कल के अंदर इसको चेंज करना है तो फॉर एग्जांपल रेडियस इसका आप चाहते हैं कि ये 2 जो है ना वो क्या कहते हैं अपना तक नजर आए, ये जो है वो जो एरिया है वो भी आपको 2 नजर आए, और हमारा जो पैरामीटर है वो भी। तो ये देखिए अब ये इसने 2 डिजिट्स तक राउंड ऑफ कर दिया। अच्छा, ये फॉर्मेटेड प्रिंट आप देख सकते हैं बुक में से कि स्ट्रिंग्स को कैसे किया जाता है, सिंपल इंटीजर्स को और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स को डबल को कैसे। तो ये हमने एब्स्ट्रैक्ट क्लास बना के और उसकी एक चाइल्ड कॉन्क्रीट क्लास बनाई और उसमें हमने ओवरराइड करके देख लिया। अब रेक्टेंगल की अगर आप बात करें तो रेक्टेंगल का जो है फॉर एग्जांपल अगर मैं रेक्टेंगल का, क्योंकि प्रिंट का तो मेथड है नहीं, तो इसलिए वो उसका एरिया जो है वो मैं कैसे प्रिंट करवाऊंगा, क्योंकि वो एरिया तो हमें सिर्फ रेक्टेंगल के अंदर जो एरिया है वो तो हमें एरिया की वैल्यू दे देता है, प्रिंट नहीं करवा रहा, उसको सिर्फ रिटर्न करवा रहा है। तो मैं उसको क्या करूंगा कि आर डॉट एरिया उसका, ठीक है, इधर आके प्रिंट करवा देता हूँ। इससे पहले अगर आप ये देख लें कि अगर रेक्टेंगल से हम प्रिंट कॉल करते हैं, क्योंकि वो जो प्रिंट मेथड था वो शेप का कंक्रीट मेथड है, शेप के अंदर वो बना हुआ है। तो अच्छा, अब हम इसको रेक्टेंगल के ऑब्जेक्ट के थ्रू अगर कॉल करते हैं, रेक्टेंगल में वो ओवरराइड नहीं हुआ होगा, तो अब कौन सा कॉल होगा, शेप वाला कॉल हो जाएगा। शेप का प्रिंट कॉल हो जाएगा। तो जो हमने रेक्टेंगल का जो ऑब्जेक्ट बनाया था उसकी लेंथ और विड्थ तो थी 2 और 3 रिस्पेक्टिवली, लेकिन उसमें जो हमने कलर दिया था शेप का वो क्या था, वो ब्लू था। अब ये जो है ये रेक्टेंगल के जो रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके अंदर जो शेप का ऑब्जेक्ट था ना, सिर्फ उसकी इंफॉर्मेशन प्रिंट करवा रहा है, क्योंकि ये शेप क्लास का जो प्रिंट का मेथड था ये वो कॉल हुआ है और उसके अंदर तो सिर्फ उसकी अपनी इंफॉर्मेशन है, हम उसको ओवरराइड नहीं कर रहे। तो कंक्रीट मेथड को ओवरराइड करना लाजमी नहीं होता। आप ये देखें द कलर ऑफ शेप इज दिस, तो उसने सिर्फ ये वाला कॉल किया, एरर नहीं दिया, कॉल किया है लेकिन शेप वाला कॉल किया है, जबकि सर्कल के लिए उसने सर्कल का अपना, क्योंकि जो प्रिंट कंक्रीट मेथड था शेप में वो सर्कल उसको भी ओवरराइड करा था, जबकि रेक्टेंगल उसको ओवरराइड नहीं करा था। तो ये तो पता चल गया कि एब्स्ट्रैक्ट क्लास के कंक्रीट मेथड को ओवरराइड करना लाजमी नहीं है। किसी भी क्लास के कंक्रीट मेथड को, यानी एब्स्ट्रैक्ट ना भी हो पेरेंट क्लास, तो भी उसका कंक्रीट मेथड को ओवरराइड करना लाजमी नहीं है, करना चाहे चाइल्ड क्लास तो कर सकती है उसको, वरना पेरेंट वाला कॉल हो जाता है। जबकि एब्स्ट्रैक्ट मेथड को ओवरराइड करना लाजमी है। इसको हम इंप्लीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सिर्फ ओवरराइड ही नहीं कहते, इंप्लीमेंट कहते हैं। वजह उसकी ये है कि आप उसको एक तो रीडिफाइन करते हैं तो वो ओवरराइड तो हो ही गया, इंप्लीमेंट करना इसलिए कहते हैं क्योंकि उसकी बॉडी होती ही नहीं है पेरेंट पे। अब हम एक और काम करते हैं, हम इसको जो है वो इस कोड को हाइड करके हम ये देखते हैं कि शेप क्लास का ऑब्जेक्ट तो नहीं बन सकता, लेकिन हमने शेप क्लास का रेफरेंस बना सकते हैं। शेप क्लास का रेफरेंस बना के मैं क्या करता हूँ, एस इज इक्वल टू न्यू सर्कल, और ये जो ऑब्जेक्ट मैंने
इसी तरह जो अलग से सर्कल के रेफरेंस में, इधर सर्कल का ही रेफरेंस था, सर्कल का ही ऑब्जेक्ट था, इधर रेक्टेंगल का रेफरेंस था, रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट था। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि शेप का रेफरेंस बनाया है और ऑब्जेक्ट उसमें चाइल्ड का, और इसी तरह मैं इधर कर लेता हूँ, सॉरी, अब मैं इधर आके प्रिंट करवाता हूँ। ये चलिए प्रिंट ही कॉल करते हैं हम फिलहाल। और इधर वैसे हम इसका एरिया भी इसी तरह कैलकुलेट कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, एरिया का मतलब जो है, और यही वाला जो है, बल्कि सॉरी, ये मैं अब रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट जो है वो रेक्टेंगल के रेफरेंस नहीं बल्कि शेप के रेफरेंस में असाइन करूं, तो ये अलाउड है। बताया था कि रेफरेंस ऑफ द पेरेंट कैन होल्ड द ऑब्जेक्ट ऑफ एनी ऑफ इट्स चाइल्ड क्लासेस। तो ये जो है क्या कहते हैं अपना, अब आप इन दो स्टेटमेंट्स को देखें, एस डॉट प्रिंट और एस डॉट प्रिंट, दो ये शेप का रेफरेंस है, स्टेटमेंट्स देखने में सेम है लेकिन इनका बिहेवियर डिफरेंट होगा। क्यों? क्योंकि एस के अंदर उस वक्त ऑब्जेक्ट कौन सा है, इस वक्त सर्कल का ऑब्जेक्ट है तो यहाँ सर्कल का प्रिंट कॉल होगा, और इधर रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट है तो रेक्टेंगल का प्रिंट, लेकिन रेक्टेंगल में क्योंकि प्रिंट ओवरराइड हुआ ही नहीं है, इसलिए क्या कहते हैं अपना वो शेप का प्रिंट। ये लिखा हुआ आपको इस वक्त यहाँ भी शेप डॉट प्रिंट लिखा आएगा, यहाँ भी शेप डॉट प्रिंट, क्योंकि रेफरेंस शेप का है। लेकिन जब हम इसको रन करके देखेंगे तो हम देखेंगे कि जिस तरह हमने इधर ये अलग अलग रेफरेंस और ऑब्जेक्ट दोनों सर्कल के और रेक्टेंगल के बना के किए थे, तो जो आउटपुट आया था, सर्कल के लिए सर्कल का प्रिंट कॉल हुआ था, रेक्टेंगल के लिए शेप वाला प्रिंट, क्योंकि रेक्टेंगल में प्रिंट मेथड नहीं था। वही वाला काम यहाँ होगा, चाहे रेफरेंस शेप का भी हो तब भी सर्कल का कॉल होगा, क्योंकि इसके अंदर ऑब्जेक्ट, यही है डायनामिक बाइंडिंग। ये रन टाइम पे ये डिसाइड होता है कि कौन सा मेथड कॉल होना है। जो ओवरराइड मेथड होते हैं उनके लिए रन टाइम पे डिसाइड होता है। और ये देखें आप कि ये पहले सर्कल की आ रही है प्रिंट की, और फिर द कलर ऑफ शेप ब्लू, वही वाला आउटपुट है सेम कि हमने शेप के रेफरेंस से किया है। अच्छा, अब हम एक और काम करते हैं, हम इधर बजाय प्रिंट कॉल करने के हम इसका एरिया प्रिंट करवाते हैं। अब इधर एस डॉट एरिया, इधर भी एस डॉट एरिया। तो अब इधर शेप के अंदर एरिया की देखें डेफिनेशन नहीं है, शेप के अंदर, शेप क्लास के अंदर एरिया है ही एब्स्ट्रैक्ट। अगर आप जाके देखें तो क्या कॉल होगा, क्या आउटपुट आएगा, उसके तो कोई बॉडी ही नहीं है। इधर आपको ये पता चल रहा होगा कि अब इसका मतलब ये इस शेप में, अब ये पाबंद हो गए कि शेप तो एब्स्ट्रैक्ट है, अगर हम शेप के जरिए से कॉल करते हैं तो इसका मतलब है उसकी किसी चाइल्ड का ही हो रहा होता है, और चाइल्ड का ऑब्जेक्ट, जिसका ऑब्जेक्ट बनता है वो तो कॉन्क्रीट क्लास होती है। तो ऐसी चाइल्ड क्लास जो कि कॉन्क्रीट है उसका ऑब्जेक्ट बना के हमने शेप के रेफरेंस को असाइन किया, और उसका एरिया, अब ये दोनों लाइनें देखने में सेम है, इधर आप देखें तो सर्कल का एरिया कैलकुलेट होगा और इधर रेक्टेंगल का एरिया कैलकुलेट होगा। क्यों? क्योंकि इस इधर एस में जो रेफरेंस है उसमें सर्कल का ऑब्जेक्ट है और इधर रेक्टेंगल का, और उनकी अलग अलग डेफिनेशन है कि शेप के अंदर तो एरिया की कोई डेफिनेशन ही नहीं है, वो तो एब्स्ट्रैक्ट है। तो ये देखें रेक्टेंगल के लिए हमने 2 और 3 दी थी, तो 2 3 6, ये तो रेक्टेंगल का आ रहा है और ये सर्कल का एरिया आ रहा है। अब इसको हमने क्योंकि यहाँ पे वो फॉर्मेट नहीं किया था प्रॉपर्ली, इस वजह से ये पूरी वैल्यू है। तो ये आपने देख लिया कि रेफरेंस पेरेंट का हो, हम उससे एरिया कैलकुलेट कर रहे हैं, हालांकि शेप के अंदर एरिया की कोई डेफिनेशन नहीं है, लेकिन क्योंकि शेप के रेफरेंस को ऑब्जेक्ट तो किसी चाइल्ड का ही बनेगा, और चाइल्ड ऐसी जिसका जो कंक्रीट होगी, जैसे इस वक्त सर्कल रेक्टेंगल दोनों कंक्रीट है, तो और उनके अंदर ओवरराइड करना लाजमी होगा। अगर वो कंक्रीट है तो फिर उनके लिए जो है वो, एक तो बात ये होगी कि शेप के रेफरेंस में कोई शेप का कोई चाइल्ड का ही ऑब्जेक्ट आएगा, एक बात। दूसरी बात, ऐसे चाइल्ड का आएगा जो कंक्रीट होगी। तीसरी बात, अगर वो कंक्रीट होगी तो उसको शेप के एब्स्ट्रैक्ट मेथड की इंप्लीमेंटेशन भी देनी है, इसलिए हम शेप के एब्स्ट्रैक्ट मेथड भी
शेप के रेफरेंस से कॉल कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि शेप रेफरेंस शेप का है ना, ऑब्जेक्ट तो उसमें उसके किसी चाइल्ड का होगा, उस चाइल्ड में एरिया की डेफिनेशन जो है वो मौजूद होगी। तो ये हमारा ये एरिया कैलकुलेट। अब इसकी एक लास्ट एग्जांपल, हम ये देखेंगे कि ये जो हम ये कह रहे थे कि जब हम लाजमी कर देते हैं कि हर चाइल्ड में जो है वो एरिया और पेरीमीटर होंगे लाजमी, तो वो क्या है। फर्ज करें कि आपको एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स आप किसी मशीन को देते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट ऑफ शेप्स, या हर ऑब्जेक्ट एक शेप का है। उस मशीन का काम सिर्फ ये है कि वो हर शेप का एरिया कैलकुलेट करे और उसको कहीं नोट डाउन करती जाए, उसकी कोई एक फाइल तैयार कर ले। अब उस मशीन को इससे कता नजर कि वो किस टाइप की शेप है, उसने उसका एरिया कैलकुलेट करना है। अब कैलकुलेट करने की जो कैलकुलेशन की जिम्मेदारी है ना, वो मशीन पे नहीं है। मशीन ने उस ऑब्जेक्ट से पूछना है कि तुम्हारा एरिया क्या है। मशीन को सिर्फ ये पता होगा कि मैंने उसको ये सवाल करना है तो मुझे उसका जवाब आएगा कि व्हाट इज योर एरिया। अगर उसको सर्कल, अब उसको सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं जिसमें रैंडम ऑब्जेक्ट्स हैं, 2 सर्कल है, फिर 3 ट्राइंगल है, फिर एक रेक्टेंगल है, फिर 2 ट्राइंगल है, फिर 2 सर्कल है। उसको जो भी सेट ऑफ ऑब्जेक्ट रैंडम ऑब्जेक्ट्स मिल रहे हैं, उसने क्या करना है कि उनसे उसने पूछते जाना है कि मुझे अपना एरिया बताओ, व्हाट इज योर एरिया। वो उसको जवाब दे देगा, वो उसको नोट डाउन कर लिया। उसके बाद उसने दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा और उससे पूछा कि व्हाट इज योर एरिया। उसको ये पता है कि मैंने ये सवाल करना है, इस सूरत में मैं सवाल करूंगा तो मुझे इसका जवाब मिलेगा। तो अब ऑब्जेक्ट्स जो है ना, हमने उनके लिए लाजमी किया है कि वो कम से कम इस सवाल का जवाब देने के पाबंद होंगे और इस सवाल को वो अंडरस्टैंड करते होंगे। इसका जवाब वो कैसे देना है वो उनकी मर्जी है कि क्या जवाब उसका कैसे कैलकुलेट करना है, लेकिन ये सवाल समझना और उसके बाद उसका जवाब देना, इसका पाबंद किया है। तो यहाँ ये सिनेरियो है, इसमें हमें उनको पाबंद करना है कि जो भी शेप्स लेनी, क्योंकि वो मशीन उसी तरह काम करती है। मशीन ने एक ही सवाल पूछना है सबसे। अब जब वो शेप्स आपने उस मशीन से गुजारनी है ना, तो आपको ये लाजमी है कि वो सारी शेप्स उस सवाल को अंडरस्टैंड करती है। यही सीन है हमारा यहाँ पे कि रेक्टेंगल जो, यानी कोई भी जो ऑब्जेक्ट आप उसको देंगे जो ये क्लेम कर रहा होगा कि जनाब वो शेप है, ठीक है, तो उसको इस सवाल का जवाब आना चाहिए। इसी तरह जो रेक्टेंगल है, सर्कल है, ट्राइंगल है, स्क्वायर है, जो भी ये क्लेम कर रहा है कि रेक्टेंगल इज क्लेमिंग के आई एम अ शेप, सर्कल इज क्लेमिंग के आई एम अ शेप, और वो हम सिंटेक्स में जाके देखें तो वो कैसे क्लेम कर रहा है सर्कल, कि सर्कल शेप से इनहेरिट हो रहा है, तो कहेंगे सर्कल इज अ शेप। सिमिलरली रेक्टेंगल इज सेइंग दैट रेक्टेंगल इज अ शेप। सिमिलरली इसी तरह जो है ट्राइंगल के लिए और उसके लिए भी कर सकते हैं। तो जो भी चीज को ये क्लेम करेगी कि मैं शेप हूं, उसे शेप के, और शेप ये कह रही है कि जो भी मेरे चाइल्ड होंगे वो इन दो चीजों, उनके अंदर लाजमी होंगी, ये दो चीजों का जवाब उनको देना होगा, ये दो इंटरफेस कह लें देने होंगे, या दो आप ये कह लें कि ये फंक्शनैलिटीज, ये बिहेवियर उसको शो करने होंगे। कौन कौन से? एक एरिया का, एक पैरामीटर का। तो इस सिनेरियो में हम ये देख रहे हैं कि ये हमारी एब्स्ट्रैक्ट शेप, और खाली शेप कोई नहीं जा सकती। ये भी बात है कि उस मशीन में खाली शेप कोई नहीं, या तो सर्कल जाएगा, रेक्टेंगल जाएगा, ट्राइंगल जाएगा, क्योंकि इसका जवाब के एरिया क्या है उसकी वैल्यू तभी दी जा सकती है जब कोई पर्टिकुलर शेप होगी। खाली शेप नहीं बता सकती कि एरिया क्या है। अच्छा, इन सारी चीजों की वजह से पहली चीज ये कि कोई स्पेसिफिक शेप जाएगी, इसलिए शेप को हमने एब्स्ट्रैक्ट कर दिया, खुद तो शेप एब्स्ट्रैक्ट हो गई। अब क्या जाएगा? उसकी कोई स्पेसिफिक शक्ल, सर्कल या रेक्टेंगल या ट्राइंगल। तो हमने वो क्लासेस बनाई, उनको हमने शेप से इनहेरिट किया।
अब ये कि जो भी चीज ये कह रही है साथ ये शर्त कि उसको इस ये इंटरफेस प्रोवाइड करना है कि उसका एरिया पैरामीटर कैलकुलेट करने का बिहेवियर उसमें लाजमी होना चाहिए। शेप ने उसको कर दिया लाजमी, कैसे कि उसको एब्स्ट्रैक्ट, एक तो ये कि उसको डिफाइन कर नहीं सकती थी वो, एक तो ये मजबूरी थी, दूसरी बात ये भी थी कि लाजमी उसको कर दिया कि जो सर्कल और रेक्टेंगल और ट्राइंगल है उसको अपने तरीके से डिफाइन करें, लेकिन डिफाइन जरूर करें। इसका मतलब है कि वो सवाल उनको आता हो, जवाब वो जैसे मर्जी कैलकुलेट करके दे। तो ये शर्त। अब अगर हम वो छोटी सी मशीन बनाए, वो क्या मशीन होगी? वो एक छोटा सा फंक्शन बना सकते हैं। और इधर हम स्टैटिक फंक्शन, स्टैटिक इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि ये मेन स्टैटिक है और मेन के अंदर से ही हमने कॉल करना है उसको। बहरहाल आप फंक्शन ही बनाना चाहते हैं तो आप ये फंक्शन का अंदर वाला कोड इधर भी उठा के लिख सकते हैं, वो चल जाएगा। लेकिन मैं आपको ये कॉन्सेप्ट समझाने के लिए कि वो मशीन का नाम है एरिया कैलकुलेटर, बल्कि हम ये कह सकते हैं कि एरिया, ठीक है जी। कि हम ये कह सकते हैं, इसका नाम हम रख सकते हैं डॉक्यूमेंट एरिया करने। डॉक्यूमेंट का मतलब ये है कि उनको कहीं नोट डाउन भी करती जाए, लॉग एरियाज भी कर सकते हैं हम इसको, ठीक है, कहीं उनको नोट डाउन करना, लॉग करना, कैलकुलेट करना, डॉक्यूमेंट करना, राइट करना, कुछ भी लिख सकते हैं इसको। तो मैं कैलकुलेट एरिया से लिख देता हूँ उसका। और सॉरी, ये मेन के अंदर नहीं करना, ये मेन के अंदर मैंने गलती से लिख दिया था, ये बाहर होगा, अलग स्टैटिक मेथड है। और इसको हमने, मैं जब कहा कि उस मशीन को आपने सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स देने, तो सेट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो क्या है, हम शेप टाइप की एक एरे दे देंगे। उसने क्या करना है, उसने जनाब सबसे पहले हर ऑब्जेक्ट पकड़ना है। जब हर ऑब्जेक्ट पकड़ना है तो उसके लिए ऑब्वियसली उसको लूप लगानी है। अभी हम और इसकी वो भी देखेंगे, फॉर ईच लूप वगैरह भी देखेंगे आगे, एरे लिस्ट वगैरह दूसरे डेटा स्ट्रक्चर भी जैसे जैसे आते जाएंगे। एस डॉट लेंथ कि वो जो एरे आ रही है, इसका नाम शेप्स ही रख लेते हैं, शेप्स डॉट लेंथ इसकी प्रॉपर्टी है। तो वो जो हम खुद से बजाय, हमें नहीं पता भी है कि कितने आएंगे इसमें ऑब्जेक्ट, कितने ऑब्जेक्ट भी आएंगे। अगर 10 आ रहे हैं तो लेंथ में 10 होगा, तो आई लेस देन 10 यानी 9 तक चलेगी, 0 से 9 तक। और उसने क्या करना है, उसने आके जनाब उसको सिंपल उसने, अब ये क्या, एक उसने तो एक हर किसी को पकड़ना है ना, एक को, तो एक कैसे निकलता है उसमें से, एरे में से, कि एरे का नाम और उसका इंडेक्स। तो पहला 0 वाला आ जाएगा पहली दफा, उसका एरिया प्रिंट हो जाएगा। तो प्रिंट का काम तो हम यहाँ कर रहे हैं, लेकिन जो एरिया कैलकुलेट करवाने वाला काम है ना, वो हम उस शेप से खुद करवा रहे हैं। तो अब ये मशीन तो बन गई, जिसको हम सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स भेज रहे हैं, उसको पता है कि जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसका मैंने एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करना है। उससे मैं ये इसको ये मैसेज पास करूंगी, उसने उसका मुझे कोई रिस्पांस देना है और रिस्पांस मैंने राइट करा देना है। यहाँ पे आप वो रिस्पांस स्क्रीन पे राइट करने के बजाय किसी फाइल में राइट कर लें, कुछ भी करें। अब मैं जो बात कर रहा था कि रैंडम ऑब्जेक्ट्स भेजने के, इससे कता नजर के उसके अंदर क्या आ रहा है। तो जब भी हम ऑब्जेक्ट टाइप की कोई एरे बनाते हैं ना, अब ये देखिए, शेप टाइप की एरे का मतलब है कि उसके हर इंडेक्स, जैसे इंटीजर टाइप की एरे का मतलब होता है कि उसके हर इंडेक्स पे इंटीजर होगा, लेकिन शेप टाइप की एरे का मतलब ये नहीं है कि उसके हर इंडेक्स पे शेप होगा। इस एक तो हो ही नहीं सकता शेप का ऑब्जेक्ट, उसकी वजह है कि शेप कॉन्क्रीट है। लेकिन फर्स्ट कर शेप एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, अगर शेप कॉन्क्रीट भी होती तब भी उसमें शेप का ऑब्जेक्ट भी आ सकता था और शेप के किसी चाइल्ड का भी, क्योंकि जो बेसिकली जब हम भी किसी क्लास टाइप के एरे बनाते हैं, अब हम ये एरे, ये तो इसको एरे पास कर रहे हैं ना, हम एरे बनाते इधर से मेन में से, वैसे उसका नाम भी शेप रखा जा सकता है, लेकिन ये कोई लाजमी नहीं है कि ये नाम और ये नाम और शेप रखेंगे, आपको पता है। शेप टाइप की एरे हमने बनाई और फिलहाल हम उसमें 5 की जो है वो, या 3 ही दे देते हैं हम उसमें, ठीक हो गया। तो ये जो एरे बनी है ना बेसिकली, ये अभी अभी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बना, ये जो हमारी एरे बनी है ये बेसिकली हमारी किस टाइप की, शेप टाइप की बनी है। शेप टाइप की बनने से क्या मुराद है कि ये इसके हर इंडेक्स पे शेप का या शेप के किसी चाइल्ड का ऑब्जेक्ट होगा, ठीक हो गया। अगर शेप का, तो अब यहाँ हमारे केस में नहीं हो सकता क्योंकि शेप हमारी एब्स्ट्रैक्ट है, लेकिन
ये बेसिकली अभी कोई ऑब्जेक्ट भी नहीं बना इसमें, ये न्यू जो शेप है, ये न्यू बेसिकली ये शेप के ऑब्जेक्ट न्यू नहीं हो रहे, ये एरे क्लास का जो ऑब्जेक्ट है ना, ये एरे, ये एक ऑब्जेक्ट बना है एरे क्लास का, वो न्यू हुई है। अभी इसके हर इंडेक्स पे जो है ना, ये बेसिकली रेफरेंसेस की एरे बनी है, यानी शेप के 3 रेफरेंसेस बन गए हैं मेमोरी में। एक एरे बनी है, एरे का ऑब्जेक्ट बना है, और उसके हर इंडेक्स पे एक रेफरेंस होगा। जैसे ये ऊपर वाले इधर हमने एक रेफरेंस शेप का बनाया था, अब ये रेफरेंसेस की एरे बनी है, तो ये रेफरेंसेस की एरे बनी। अभी ऑब्जेक्ट कोई नहीं बना, अब हम ऑब्जेक्ट इसके अंदर बनाएंगे। शेप्स के पहले इंडेक्स पे जाके मैं क्या करता हूँ कि एक सर्कल रख देता हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि पहले इंडेक्स पे जाके जो है वो ये एक सर्कल आ गया। अच्छा, दूसरे इंडेक्स पे जाके मैं एक रेक्टेंगल रख देता हूँ। ये 0 का मतलब है पहला इंडेक्स, 1 का मतलब है दूसरा इंडेक्स। ये तो सिंपल है, आपको पता भी होगी ये चीज। 0 1 एंड 2। ठीक है जी, तो मैं इधर जाके दूसरे पे रेक्टेंगल रख देता हूँ। ये मैंने बना रखा है ऊपर, तो वो कोड तो नहीं चलेगा, वो कमेंट है यहाँ। और तीसरे पे जाके मैं फिर, क्योंकि मैंने ट्राइंगल की क्लास तो नहीं बना रखी, मैं तीसरे पे फिर एक सर्कल रख देता हूँ। और इसको मैं इस दफा जो है इसका ये चेंज कर देता हूँ। अच्छा, बाद में क्या करता हूँ, ये मैंने क्या हुआ है, एक सर्कल, एक रेक्टेंगल, और फिर एक सर्कल। ठीक है, और क्या कहते हैं अपना, मैंने इधर से जाके कैलकुलेट एरिया, क्योंकि अब ये स्टैटिक इसलिए था क्योंकि स्टैटिक में से स्टैटिक कॉल हो रहा है। ठीक है, स्टैटिक मेथड है, उसको हम एक अलग लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे हम इसको अब शेप्स की पूरी एरे पास कर देंगे, कोई एक इंडेक्स नहीं पास करेंगे क्योंकि पूरी एरे जा रही है। अब हमने इस मशीन को क्या हुआ कि यहाँ हमने एक सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स लिए, वो इस मशीन को पास किए। इस वक्त इस फंक्शन को आप एक मशीन का काम समझे, इस मशीन को हमने पास कर दिए वो सारे के सारे सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स। अब मशीन का क्या काम है कि जो भी ऑब्जेक्ट एक एक करके उसको मिल रहे हैं, ये लूप क्या कर रही है, एक एक करके ऑब्जेक्ट दे रही है। शेप 0 का मतलब है पहले ये, फिर जब I1 होगा तो इसका मतलब है ये, फिर I2 होगा तो इसका मतलब है ये। जो भी उसको मिल रहा है एक एक करके उसका एरिया कैलकुलेट करा के प्रिंट कराया, फिर दूसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा उसका एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट कराया, फिर तीसरा ऑब्जेक्ट पकड़ा उसका एरिया प्रिंट कॉल करके। तो ये इससे बेसिकली हर शेप से ये पूछ रही है कि एरिया क्या है, उसने उसको, अब डिपेंडिंग अपॉन द शेप से देखें, क्वेश्चन एक है एरिया, लेकिन आंसर अलग अलग है क्योंकि इम्प्लीमेंटेशन अलग अलग है। सर्कल की एरिया की कैलकुलेशन बिल्कुल अलग है, रेक्टेंगल की बिल्कुल अलग है, ट्राइंगल होगी उसकी अलग है। तो अब जो है अगर हम ये देखें तो इसका हम एरिया को भी ठीक कर लेते हैं। इसको जाके हम सॉरी सर्कल के अंदर जो एरिया है इसको हम क्या करते हैं, पहले प्रिंट कराने से पहले ना मैं इधर आके एक लाइन लिख देता हूँ, एरिया ऑफ, ठीक हो गया। और इसी तरह रेक्टेंगल का जो वो है उसमें मैं जाके लिख देता हूँ एरिया के अंदर पहले कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और फिर उसके बाद वो कैलकुलेट करके और प्रिंट करवा देगा। लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न होनी चाहिए, प्रिंट नहीं रिटर्न करवाएगा, लास्ट स्टेटमेंट रिटर्न होनी चाहिए क्योंकि रिटर्न करवा। ठीक है, अगर रिटर्न आप पहले लिख देंगे तो रिटर्न के बाद वाली स्टेटमेंट नहीं चलती फिर। अच्छा जी, तो सॉरी इधर थे। तो अब एक तो पहले ये लिखा आएगा कि हमें पता चल जाएगा कौन सी हो चुकी, तो वैल्यू से तो पता चलाना मुश्किल है। दूसरा काम हम इसको ये कर सकते हैं कि इसको फॉर्मेटेड वो देना ना, तो
वरना ये असल में ये वैल्यू खाली ये करने से भी ये वैल्यूज इसने दे देनी थी, लेकिन वो ये था कि वो फिर सारी की सारी जो पॉइंट के बाद सारी वैल्यूज ही आ जाती हैं, वो वाली चीज थी। ये जो ये हमने इसके अंदर लिखा है जाके, ये लाइन तो इसलिए है कि हमें पता चल जाए, वरना तो सिंपल नंबर्स आ जाने थे। नंबर से क्या पता चलना था हमें कि पहला जो एरिया है वो सर्कल का है, या दूसरा रेक्टेंगल का है, तीसरा। इस वजह से एक तो ये लाइन हमने यहाँ पे पहले प्रिंट कराई है। दूसरी बात जो है कि इसको हमने फॉर्मेटेड प्रिंट करवाना है, तो उसका तरीका, इसके लिए हम ये काम करें, इस वैल्यू को यहाँ पे हम एक ही, क्योंकि हमने ये जीरो का मतलब है ये पहला वाला आर्ग्यूमेंट है हमारा, ठीक है, कंसोल डॉट राइट लाइन, और कॉलन लिख के हम इसकी क्या कहते हैं अपना आगे वो दे रहे हैं फॉर्मेटिंग, ठीक है। 2 डिजिट्स तक, 3 डिजिट्स तक, हमने 3 डिजिट्स तक देना है, 3 डिजिट्स तक दे दें। इसको आगे हम बिल्ड करते हैं। ये बाकी सारे इश्यूज उसके थे। इससे पहले तक का जो काम था ना एरिया कैलकुलेट करने वाला, ये सारा का सारा काम कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ खत्म हो जाता है, बाकी सारी फॉर्मेटिंग है। एक मिनट, ये हमारे इसमें कोई मिस्टेक है, एक मिनट। सर्कल देन रेक्टेंगल देन सर्कल, कैलकुलेट एरिया, जीरो से लेके शेप्स। तो ठीक है, मैं इसमें क्या किया, रेक्टेंगल के एरिया में कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल, रिटर्न लेंथ इनटू विड्थ, सर्कल के, सॉरी सर्कल के हमने पैरामीटर में इसको प्रिंट करवाया है, सर्कल के इसमें इसको प्रिंट करना, ठीक है। फिलहाल हम इसको जरा खत्म कर देते हैं। ये देखें, पहला ऑब्जेक्ट सर्कल था, उसका एरिया, दूसरा ऑब्जेक्ट जो था वो रेक्टेंगल था, उसका एरिया, तीसरा अब जो हमने जिसको हमने जो मशीन हमारी है उसका उसका इस बात से कता नजर जो भी ऑब्जेक्ट आता जा रहा है सीक्वेंस में, वो उस ऑब्जेक्ट का एरिया कैलकुलेट करके प्रिंट करवाती जा रही है, उसको पता होने की जरूरत ही नहीं। अब ये फ्लेक्सिबिलिटी है, ये आपको पॉलीमॉर्फिज्म की वजह से, क्योंकि शेप, जब हम ये कहते हैं कि पेरेंट चाइल्ड का रेफरेंस में चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आ सकता है, तो इसका मतलब है कभी शेप के रेफरेंस में एरे बनाई, चाहे एक रेफरेंस बनाया शेप का। जब हम रेफरेंस कहते हैं तो उस रेफरेंस में जो है वो सर्कल भी आ सकता है, रेक्टेंगल भी आ सकता है, ट्राइंगल भी आ सकता है। अगर हिरार्की है हमने देखी थी, तो ऑब्जेक्ट के अंदर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड में सर्कल, सर्कल के चाइल्ड में सिलेंडर। तो आप ये देखें कि जो ऑब्जेक्ट था ना उसके रेफरेंस में भी आखिरी बिल्कुल जो उसकी, यानी उसके चाइल्ड जो है, यानी उसका चाइल्ड, फिर उसका ग्रैंड चाइल्ड, फिर उसका ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड, या उससे भी आगे की जो चीज है वो भी असाइन हो सकती है। यहाँ पर हमारी एक ही लेवल तक है, यानी पेरेंट और चाइल्ड है, ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन स्टिल वो कॉन्सेप्ट वही है। वो कॉन्सेप्ट क्या है कि जो रेफरेंस है पेरेंट का, उसमें चाइल्ड का ऑब्जेक्ट आ सकता है। अच्छा, अब उसकी वजह से क्या हुआ है कि शेप का रेफरेंस पॉलीमॉर्फिक हो गया है। पॉलीमॉर्फिक का मतलब कभी वो सर्कल को पॉइंट करने रेफर करने लग जाता है, कभी वो रेक्टेंगल को रेफर करने लग जाता है, कभी वो मुख्तलिफ शक्लें इख्तियार करता जाता है। तो एक एक ये चीज हो गई। दूसरी बात ये कि ये लाजमी कर देना कि जो भी शेप होगी उसके अंदर एरिया और पैरामीटर होंगे ही होंगे, ये हमने, और फिर इस सूरत में कि जब हमारे पास शेप के पास अपनी डेफिनेशन भी कंप्लीट नहीं थी, तो उसने उसको एब्स्ट्रैक्ट बना के लाजमी भी कर दिया और उनके ऊपर छोड़ भी दिया। थोड़ा सा फायदा ये हुआ कि उनको उनको इस बात की इजाजत दे दी कि वो अपनी मर्जी से उसको डिफाइन कर सके, और लेकिन लाजमी भी कर दिया कि डिफाइन करना जरूरी है। तो आपने देखा कि जिसकी वजह से हमारे पास कितने वंडर्स अचीव हो सकते हैं। अभी ये एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल है।
इसके बाद जो है क्या कहते हैं, हम ये देख सकते हैं कि ये चीजें जो है वो बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में, कौन सी प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, काम सारे का सारा जो कुछ जो भी हमारी प्रॉब्लम है ना, वो बगैर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के, बगैर क्लासेस बनाए भी हो सकती है। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड से करने का फायदा ये है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के फीचर्स हैं, एनकैप्सुलेशन है, इंफॉर्मेशन हाइडिंग है, हमारी क्या कहते हैं अपना इनहेरिटेंस है, पॉलीमॉर्फिज्म है, एब्स्ट्रैक्शन है, इनकी मदद से क्या होता है कि कोड हमारा बहुत बेहतर हो जाता है। कोड में चेंजेस करना आसान हो जाता है, कोड को मेंटेन करना आसान हो जाता है, कोड को पढ़ना आसान हो जाता है। बेतहाशा फायदे जो है हमें वो हासिल होते हैं। तो ये सारे फायदे जो हैं, ये यही फायदे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के। और ये आप आगे जाके देखेंगे कि इनकी मदद से, इन्हीं छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स की मदद से जो है वो कितने बड़े बड़े वंडर्स जो हैं वो अचीव होते हैं। बड़े बड़े फ्रेमवर्क्स बन गए, चाहे वो मोबाइल के हो, चाहे वो आपके डेस्कटॉप एप्लीकेशंस हो, चाहे वो आपके वेब के फ्रेमवर्क्स हो, कुछ भी किसी के भी फ्रेमवर्क्स हो, वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पे जो बने वो आपका काम बहुत आसान कर देते हैं डेवलपर्स का। तो यहाँ पे हम अपना एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस का लेक्चर खत्म करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंटरफेसेस को। इंटरफेसेस को डिस्कस करने से पहले एक बात इस वक्त यहाँ पे बताना जरूरी समझता हूँ कि सी शार्प जो 8 है हमारा, सी शार्प के जो वर्जन 8 है, उससे पहले जो लेटेस्ट वर्जन 8 आई है, उससे पहले जो है क्या कहते हैं अपना इंटरफेसेस जो है ना वो एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस से काफी डिफरेंट होते थे। लेकिन अब जो है वो काफी सारी चीजें जो है वो आ गई हैं इसमें, इंटरफेसेस में जो है वो काफी सारी चीजें चेंज हुई है। पहले इंटरफेस एक प्योर एब्स्ट्रैक्ट चीज थी जिसमें कोई भी मेथड जो है ना, यानी वो क्लास नहीं होती थी, वो एक फाइल, जिसमें हम दूसरा यहाँ पे हमने लिखा है क्लास सर्कल, वहां हम लिखते हैं इंटरफेस। सॉरी, जहाँ पे अगर एब्स्ट्रैक्ट की बात करें तो क्लास शेप लिखा है ना, एब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, वहां पे हम लिखते हैं इंटरफेस शेप। लेकिन उसमें वो कोई प्योर एब्स्ट्रैक्ट चीज होती थी, मतलब उसमें कोई स्ट्रेस वेरिएबल भी नहीं हो सकता था। इसी तरह उसमें जो है वो क्या कहते हैं अपना कोई ऐसा मेथड जिसकी बॉडी हो, यानी कोई कॉन्क्रीट मेथड भी नहीं हो सकता था, एक प्योर उसमें एब्स्ट्रैक्ट ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते थे। लेकिन अब इंटरफेसेस जो है ना वो काफी सारे चेंज हो गए सी शार्प 8 में। तो हम जो है वो पुराने वाले कॉन्सेप्ट्स ही पढ़ेंगे। इंटरफेसेस इनिशियली किसके लिए बने थे, लेकिन अभी भी इंटरफेसेस का जो वो है अब मतलब उसमें अब कॉन्क्रीट मेथड्स आ गए हैं, ठीक है, लेकिन स्टिल इंटरफेसेस का एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस की निस्बत जो है वो एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो ये कि जो मल्टीपल इनहेरिटेंस है, मल्टीपल इनहेरिटेंस वो इंटरफेसेस के थ्रू ही हो सकती है सी शार्प में। जावा में भी जो है वो इंटरफेसेस के थ्रू ही होती है। सी प्लस प्लस में जो है वो क्लासेस के थ्रू भी हो सकती है। मल्टीपल इनहेरिटेंस कहलाती है एक चाइल्ड के दो पेरेंट, एक पेरेंट के दो चाइल्ड नहीं, एक चाइल्ड के दो पेरेंट। अभी हमने पेरेंट क्लास शेप है, उसके हम दो चाइल्ड बना लें, तीन बना लें, चार बना लें, या उसके चाइल्ड के चाइल्ड बना लें। वो जो है ना कि चाइल्ड और उसका चाइल्ड, फिर ग्रैंड चाइल्ड और ग्रेट ग्रैंड चाइल्ड जो है, ये तो है मल्टी लेवल, यानी लेवल सबसे टॉप पे लेवल पे हो गई हमारी पेरेंट क्लास, फिर उसके बाद लेवल 0 पे हो गई पेरेंट क्लास। फिर जैसे हमने वो अभी ऑब्जेक्ट और ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट और सर्कल और सिलेंडर, ये चार थी ना, ऑब्जेक्ट का चाइल्ड ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट का चाइल्ड सर्कल, सर्कल का ऑब्जेक्ट जो है सिलेंडर। तो इसमें हम कह सकते हैं ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट जो है वो रूट पे है, लेवल 0 पे है, फिर लेवल 1 पे, सॉरी ऑब्जेक्ट जो है वो लेवल 0 पे है, सबसे टॉप पे पेरेंट। फिर ज्योमेट्रिक ऑब्जेक्ट, उसका ऑब्जेक्ट का चाइल्ड है वो लेवल 1 पे हो गया, फिर उसका चाइल्ड जो है वो क्या कहते हैं अपना सर्कल है वो लेवल 2 पे हो गया, फिर उसके बाद लेवल 3 पे। तो इस तरह करके हम 0 1 2 3 या 1 2 3 4 जो भी आप उनको कहना चाहें, ये तो है मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या है कि आपकी एक चाइल्ड के दो पेरेंट। अच्छा, ऐसी एग्जांपल जो है हमें रियल लाइफ में तो नजर आती है। रियल लाइफ में तो हम देखते हैं कि जो मेल पेरेंट और फीमेल पेरेंट होते हैं वो होते हैं क्या कहते हैं अपना एक चाइल्ड के पेरेंट्स। जबकि अब यहाँ पे हमने जो है वो सर्कल का एक ही पेरेंट था शेप। तो रियल लाइफ से हटके अगर हम प्रोग्रामिंग में देखें तो यहाँ पे जो है ना वो मल्टीपल इनहेरिटेंस ना सी शार्प में है, हो सकती है। यानी आप ये नहीं कर सकते कि आप सर्कल के अंदर आके जो है वो लिख दें, शेप भी लिख दें कि ये शेप भी इसका पेरेंट है, और आप जो है ना वो कोई और फॉर एग्जांपल आप बनाना चाहते हैं ड्रॉ, कोई और आपकी एक और क्लास है फॉर एग्जांपल ड्रॉएबल, ठीक है, तो ये दो पेरेंट आप बना दें अगर ड्रॉएबल बनी हुई भी होती क्लास, ठीक है। तो इस तरह का काम, यानी कि सर्कल चाइल्ड के आगे
पहला पेरेंट कॉमा दूसरा पेरेंट, इस तरह नहीं आ सकता। लेकिन इस तरह की हमारे पास कभी वो हो सकती है कि एक जो क्लास है वो दो तीन जगह से जो है ना वो चीजें इनहेरिट कर रही हो, कि सिनेरियो तो हो सकता है। रियल लाइफ में इसकी एग्जांपल जो है वो क्या कहते हैं अपना, अगर आप ये देखें कि जो हमारी बैट होती है यानी चमगादड़, अगर दो अलग अलग क्लास हायरार्कीज बनी हुई है, एक हमारी मैमल्स की बनी हुई है यानी द एनिमल्स विच फीड देयर बेबीज, ठीक है, जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं, और इसके मुकाबले में जो है वो बर्ड्स हैं, ये बिल्कुल अलग अलग हिरार्कीज है। लेकिन जो चमगादड़ है वो एक ऐसा ऑब्जेक्ट है, जो चमगादड़ क्लास जो होगी यानी वो एक क्लास ऑफ बेसिकली एनिमल्स है, तो वो उसमें मैमल्स की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं और बर्ड्स की भी करेक्टरिस्टिक्स हैं, तो वो दोनों, लेकिन बाकी बर्ड्स में सिर्फ बर्ड्स की है और बाकी मैमल्स में सिर्फ मैमल्स की है। तो हम क्या कहते हैं अपना, या कोई ऐसी क्लास, तीसरी क्लास बनाने के बजाय अलग से जिसमें हम दोनों का कोड अलग अलग लिखें, तो हम क्या करेंगे कि जो बैट को हम एनिमल से, मैमल से भी और बर्ड से भी, दोनों दोनों उसके हमने जो है वो पेरेंट बनाने। अब ये चीज क्लासेस, अगर आपके पास मैमल भी एक क्लास है, बर्ड भी एक क्लास है और बैट एक क्लास है आपकी, तो बैट से आप के उसमें आप ये नहीं लिख सकते कि वो उसका जो पेरेंट है वो मैमल भी है और कॉमा डाल के आप लिखते हैं बर्ड, ठीक है। तो क्लासेस, एक चाइल्ड क्लास की दो पेरेंट क्लासेस नहीं हो सकती, ना सी शार्प में ना ही जावा में। तो फिर लेकिन इस तरह के सिनेरियोस को फिर हम यहाँ कैसे करते हैं, इसमें हम ये करते हैं कि उनमें से हम ये देखते हैं कि अच्छा कौन कौन सी चीजें हैं जिनको क्लास बनाना जरूरी है और किनको इंटरफेस। तो हम एक को जो है वो क्या कहते हैं अपना, या तो आप सारे इंटरफेसेस ले लें या एक क्लास ले लें बाकी इंटरफेसेस ले लें, ठीक है। तो एक क्लास जो है वो उस इंटरफेसिस से कई वो उसको आप इनहेरिट ही कह लें फिलहाल, वैसे उसको इम्प्लीमेंट का लफ्ज बोला जाता है। यानी आप मैमल का इंटरफेस बनाएं और बैट की क्लास बनाएं, ठीक हो गया। तो और आप मैमल जो है वो जो बैट की क्लास है ना वो मैमल से इनहेरिट हो रही है, इनहेरिट हो रही है तो मतलब उसको इम्प्लीमेंट कर रही है, यानी इसमें सारे फीचर्स वो जो दिए हुए मैमल के इंटरफेस में वो भी आ जाएंगे। दूसरा बर्ड का है, उसको भी इंटरफेस बना दें। तो एक क्लास कई इंटरफेसिस को इम्प्लीमेंट कर सकती है, लेकिन एक क्लास इनहेरिट एक क्लास से ही कर सकती है। अब अगर इसके आगे कुछ और आएगा तो आगे इंटरफेस आ सकता है, यहाँ पे जो है ना कोई इंटरफेस आ सकता है। और इंटरफेस तो यहाँ फिर इंटरफेसिस की लिस्ट भी आ सकती है कॉमा सेपरेटेड, इंटरफेस 1 इंटरफेस 2 जितने भी। तो ये एक तरह से मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाएगी। अगर आपने ये इधर बैट क्लास है, इधर है आपकी फॉर एग्जांपल मैमल की क्लास है, तो बाकी फिर बर्ड का इंटरफेस होगा। तो उस तरह इनडायरेक्टली हम क्या करते हैं कि मल्टीपल इनहेरिटेंस हो जाता है। तो एक छोटा सा इंट्रोडक्शन था, बाकी तफसील इसकी हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।